बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। ऐसा एक्सट्रीम पैनल बहुत कम देश में हम देखते हैं जहां अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज यूनिवर्सिटी को संभालने वाले लोग एक ऐसे मंच पर हों जहां पर शिक्षा के ऊपर सिर्फ बात हो रही है। तो प्रोफेसर नंदिनी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। 4 महीने का वक्त लगभग हुआ है आपको ये दारोमदार निभाते हुए वाइस चांसलर के तौर पर। मैं उस स्टार्टिंग के चैलेंजेस की बात शुरुआत में करना चाहता हूं, उसके बाद सर मैं आपके पास में हूं। 1 दशक से ज़्यादा का अनुभव आपको इसी पद को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो चुका है, तो हम दोनों डायमेंशन के, दोनों वर्टिकल्स की बात करते हैं, न्यूएस्ट वन और जो एक्सपीरियंस उनके बारे में। कलकत्ता में आप फिलहाल हैं, क्या क्या चैलेंजेस शुरुआत में रहे वाइस चांसलर के तौर पर, जब आपके सामने ये भी हो कि एनईपी को आपको लागू करना है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी आती है यूनिवर्सिटी में चेंजेस लाने के, ऐसे चेंजेस जो कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब आपके बच्चे बाहर जाएं तो अपने आप को मजबूत वो पाएं? Namaskar. I would thank Z News for having invited me. I consider the challenges as opportunities. Right. I was working in Indira Gandhi National Open University, the world's largest university, for last 19 years. And then I joined Hindi University, West Bengal in January this year. In बस fact, थोड़ा सा माइक आप ऊपर कर लीजिए मैम, ताकि आवाज़ आपकी पीछे तक पहुंच पाए। Right. So December 20th, I joined as the Vice Chancellor of Hindi University, West Bengal. Definitely I faced many challenges in the beginning. I have some exposure to West Bengal. I was doing PhD way back in Shantiniketan, so I know the language, I know the culture. So that way, definitely there were no challenges. I was very warmly welcomed, very cordially welcomed by the state. And the faculty and the students of the university. That's a relatively new university, only 6 years old, and I'm the founder vice chancellor. So there was no such challenge as far as my association with West Bengal or the university is concerned. But yes, challenges are many. Being a new university, we have to launch new programs, we have to make a lot of appointments. So I started with introducing a lecture series. Hindi University Special Lecture Series on comparative world literatures. And then I have proposed a program, a new department, comparative world literatures, under which we are planning to take 30 MA courses. Right away 30 MA courses, 22 official languages of the country. MA courses will be launched on that. And then 1 MA in folk literature, 1 MA in tribal literature, and also 6 MA programs in foreign languages, because in IGNOU I had been the director of foreign languages, so also I have some exposure to that. And I have designed the country's first MA folk literature for IGNOU with near about 15 to 20,000 pages of print material. Also I have some exposure to UGC NET in folk literature, so I thought why not start with launching MA courses in various Indian languages, official languages. ब्यूटीफुल। भाषाओं की महत्ता भी पर भी हम लोग आएंगे, बट प्रोफेसर योगेश सिंह, मैं आपके पास में आऊँगा कि जब आइडियाज़ ऑन एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं, आपके वास्ट एक्सपीरियंस में आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन का करंट सिस्टम में क्या महत्ता है, और कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो एज ए वाइस चांसलर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अभी? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा शिक्षा पे बात करना, शिक्षा के बारे में बात करना, और उसमें भी नए आइडियाज़ पे बात करना, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। जहाँ तक अनुभव की बात है, तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में न होता तो क्या करता, तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे को लगता है मैं जो करता हूँ वो यूनिवर्सिटी में हूँ तो अच्छा है, मैं शायद उसी के लिए हूँ। तो जब मैं पहली बार वाइस चांसलर हुआ, 2011 की बात है, तो अनाउंसमेंट जब हुई और मैंने ज्वाइन किया, उसके बीच में 1 महीने के करीब था। तो मैंने ये सोचा कि कुछ सीनियर वाइस चांसलर से, प्रेजेंट वाइस चांसलर से, फॉर्मर वाइस चांसलर से पूछा जाए, समझा जाए कि एक सक्सेसफुल होने के लिए वाइस चांसलर को क्या करना चाहिए। तो जो कॉमन एडवाइस आई, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमन एडवाइस थी कि किसी भी वाइस चांसलर को अपनी यूनिवर्सिटी में जब आप जाओ, रिक्रूटमेंट मत करो, एक्सपेंशन मत करो, कंस्ट्रक्शन मत करो, क्योंकि ये तीनों ऐसे काम है जिसमें झंझट होता है, कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो मेरे मन में आया कि ये 3 काम अगर नहीं करें तो करें क्या। उसकी जो कॉमन एडवाइस है, रिसर्च की बात करो, नए आइडियाज की बात करो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे इंप्रूवमेंट करनी है उसकी बात करो। तो ऐसे सब चीज़ों पे बात करो जिसका आउटपुट 10 से 15 साल बाद आएगा। तो
तो आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी। पर किसी वाइस चांसलर का ये काम नहीं है। पहले 3 जो मैंने कहा वो फाउंडेशंस के काम है। टीचर नहीं होंगे तो इनोवेशन भी क्या होगी और पढ़ाई कैसे होगी। एक्सपेंशन नहीं होगा। देश पहले 36 करोड़ था जब आज़ाद हुआ, आज 140 करोड़ का देश है। एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई तो हमारे पास में 3 कॉलेजेस थे, 8 डिपार्टमेंट्स थे, थोड़े से स्टूडेंट्स थे। आज स्टूडेंट संख्या 6 लाख पहुंच गई, कॉलेजेस 91 पहुंच गए, 86 डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक्सपेंशन एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनता है तो उसको 6 के 6 पर फोकस करना चाहिए। पर प्रायोरिटी 1 जो है, अगर मुझसे पूछा जाए, पहले फाउंडेशंस पे भी काम करना चाहिए, उसके बाद आगे काम करना चाहिए। ठीक है सर। प्रोफेसर वर्मा, मैं आपके पास में आऊँगा। आप जी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आप हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के अमालगेमेशन की बात कर रहे हैं। जी। क्या क्या मेजर्स हैं जो फिलहाल अपनाए जा रहे हैं? क्या अभी कितनी चीज़ें हैं जो की जानी बाकी हैं? या मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ जो प्रिडोमिनेटली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 125 कॉलेजेस हैं जिसमें एफिलिएटेड भी हैं एनसीआर में, और मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन पे ही फोकस्ड हैं, जैसे लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इस तरह के। तो ये एनईपी भी यही कहती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, स्किल इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। और तो ये चीज़ें जो थी ये पहले से थी, इसको हमने आगे बढ़ाया। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको हमने रीवैम्प किया, उसमें स्किल एम्बेड किया, इंटर्नशिप, जो प्रोग्राम में इंटर्नशिप नहीं थी वो डाली। एक लिमिटेशन, अब मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी हैं, 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 11 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, डेंटल कॉलेज, ये सब कॉलेज। अब इस पे जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक सीमा है कि ये जो प्रोग्राम है अपनी भाषा में हो, हिंदी में हो। और जैसे अभी मंत्री जी भी बता रहे थे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो ये एमबीबीएस का कोर्स अगर कोई 1 साल करके जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो इस तरह की कुछ एक चैलेंजेस हैं, बट लार्जली आई फील कि जो उसके फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, इसमें स्किल एम्बेडेड होना चाहिए, इसमें इसमें डिजिटल जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एजुकेशन होना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको जॉब की ओर लेके जाती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक जॉब्स हों या वो इंटरनेशनल जॉब्स हों। जी, हम लोग एजुकेशन में इनोवेशन की बात करते हैं। डॉक्टर राव, मैं आप ही के पास में होगा। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप संभालते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये लगातार हम पढ़ते आए हैं। मेजरली इकोनॉमी एग्रीकल्चर ड्रिवन है, लेकिन आज भी जो देश का जो किसान है उसकी आय इतनी नहीं है कि परिवार का जो भरण पोषण है वो उचित संसाधनों के साथ कर सके, या अपनी आने वाली जनरेशन को ये सलाह दे कि आप पढ़ाई करके वापस घर आओ और खेती संभालो। खेती में इनोवेशन की ज़रूरत है। आपके इंस्टीट्यूट में इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाने की प्लानिंग है या कैसे हो रहा है? Thank you very much, and first of all for inviting me, and I represent farmer education and agriculture here, contrary to other education, and proud to be at Vice Chancellor cum Director of Indian Agriculture Research Institute. Is 120 years old, which witnessed the Harita Viplam, jo Green Revolution, seeds of Green Revolution happened, which contributed to the country's hunger to food security and value addition processing. Certainly, in fact, there are many challenges. In fact, agriculture is such a subject, uniform cannot be done. In fact, we have in the country 6 lakh villages and 13 crore farmers and different ecosystems. Each farm is a different model. Each farm is a different situation. So bringing them to the education is an important aspect. And nevertheless, in fact, agri-education has witnessed a lot of challenges. You have said that farmers' issues
and a lot of innovations are happened. Now, in fact, if we see that food production where we were struggling to fill our bellies, now we are exporting now. Our agri-food exports are equal to 60 billion US dollars. And India, we are providing 70 crore Indians, we are providing free food. And we are also giving free food to the 15 countries. It all happened through lot of innovations, agri-systems, and farmers' income also. In fact, farmers' income. But when we are celebrating the success of one way of these achievements, many problems. For example, climate change. And the current agriculture is a gamble of monsoon and markets. One side, we can see that we expect usually in June rainfall not happening, and markets once everything happened. So finally, in fact, the innovations which he has said that to be part in education is how to manage monsoon, climate change innovations, how to see that market innovations, and what are the innovations which we do in production towards profit, so that farmers' income is increased, farmer is stable, and agriculture is sustainable. जी ठीक है सर, एक और एस्पेक्ट मैं आना चाहूँगा कि फैमिली के इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बच्चे के एजुकेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, दूर बवाना में कोई कॉलेज है, उसके आसपास के जो बच्चे जो आते हैं वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, कई ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें कि फर्स्ट जनरेशन फीमेल्स एजुकेशन लेने के लिए आती। साउथ दिल्ली के कॉलेजेस हैं जहाँ पर कॉमन परसेप्शन ये है कि वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिकली कम से कम। उन दोनों बच्चों की आकांक्षाएं तो एक ही हैं, लेकिन क्या उनको उपलब्धताएं भी आपकी यूनिवर्सिटी एक ही तरीके से दे रही है? जो बच्चा रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है, दूर के कॉलेज में, दो बच्चा सेंट्रल दिल्ली के कैंपस में पढ़ रहा है। देखिए, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉडल की बात करें तो हमारे यहाँ पर अफोर्डेबल एजुकेशन है एंड एजुकेशन फॉर मासेस है, नंबर्स हमारे पास है। तो अगर कोई बच्चा पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है तो यूनिवर्सिटी के पास बहुत सपोर्ट सिस्टम है उसकी मदद करने के लिए। अभी हमने अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया तो हमने उसमें ये कहा कि सब बच्चों को लैपटॉप का 50,000 रुपीज़ यूनिवर्सिटी रिफंड करेगी, एक पॉलिसी बनाई। और उससे क्या है कि आपकी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड से ही, गरीब से ही, अमीर से ही, ज़्यादा सही, लेकिन हम आपको 50,000 रुपये का एक लैपटॉप देते हैं। इसी तरीके से जैसी जैसी आवश्यकता है यूनिवर्सिटी पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी क्या है कि देखो, बैकग्राउंड का मिक्स होना शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो ये मन जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा नहीं सोचेगा। क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, विद्या की बात करते हैं, तो इसमें दो इसके कंपोनेंट है, एक ज्ञान है और एक बुद्धि है। ज्ञान आसान है देना, कोई इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ी चीज़ समझाई, पर इस बुद्धि का क्या करोगे? ऐसे ऐसे टेररिस्ट हुए जिनके पास ज्ञान तो पूरा था पर बुद्धि खराब हो गई ना। तो ये जो बुद्धि है, इसको समझाना, सहेजना, इस पे काम करना, इस पे शिक्षा में कम ध्यान दिया गया। यहाँ एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है और टीचर्स को भी लगता है और हमें भी लगता है कि हमें इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्किल के साथ स्किल सेंटर बना रहे हैं, स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई है, जिसका परिणाम अभी देश के सामने आएगा, कि डिसिप्लिन के साइलोज कम हुए हैं। पहले था भाई मैं तो इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ और नहीं पढ़ सकता, सब दरवाजे मेरे लिए बंद हैं, मैं बाद में एमबीए करूँगा। एमबीए क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि उन्होंने सबके लिए खोल के रखा है एमबीए को, और एमबीए बड़ा पॉपुलर डिसिप्लिन बना। इंजीनियर भी आता है, डॉक्टर भी आता है, बाकी सारे लोग उसके अंदर आते हैं। तो आज ये हमने फ्रेमवर्क के अंदर ये जगह दी है कि यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं तो आपका मन है कि मैं साइकोलॉजी भी पढूं, तो आप मेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हो गया, माइनर आपका साइकोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। तो एक व्यक्ति, ये तो एक हुआ, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। तो हॉलिस्टिक जब डेवलपमेंट की बात है तो एक व्यक्ति अपनी इच्छा से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सके, फ्रेमवर्क उसको रोके नहीं। अगर किसी कारण से, क्योंकि इवॉल्व हो रही है चीज़, आज अच्छी है कल और अच्छी होगी, तो इवॉल्व हो रही है। अगर कोर्स करेक्शन चाहिए होगा तो वो भी टाइम के साथ करेंगे। पर इसमें जो पॉजिटिविटी है, इसमें जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, वो एक सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज अभी तक क्या था, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक अप्रोच थी। करिकुलम टीचर बना रहे हैं तो इसी हिसाब से तो बना ही रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, मेरे को इसमें डल जाना चाहिए, मेरे हित इसमें आ जाने चाहिए। पर जरूरत क्या है? तो आज हम कहते हैं बच्चे को आप सिलेक्शन करने दो, आपके पास टीचर नहीं होगा, अरेंज करो।
नहीं होगा तो कोलैबोरेटिव मोड में चले जाओ, पर वो जो पढ़ना चाहता है, तो जो साइलोस हम कमजोर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट बहुत धीरे आएंगे। मैं ये जो शिक्षा है ना, इसमें मेरी छोटी सी शंका है, ऐसा मैं चाहूंगा समाधान आप करें, उसके बाद मैं आपके पास में आता हूं सर, कि कोई बच्चा किसी एक कोर्स में एडमिशन लेता है जी, और साथ में उसकी दिलचस्पी किसी और कोर्स को पढ़ने की भी जी। है, वो साइमल्टेनियसली उसका भी एक एडिशनल क्लासेस साथ में ले सकता है। नहीं, ग्रेजुएशन नहीं ले सकता। हाँ, वो क्या करेगा, जैसे आपने एडमिशन ले लिया, साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, लेकिन आपका मन है कि मेरे को ना थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं फिलॉसफी भी पढ़ लूँ, राइट, तो सिस्टम कहता है कि 28 क्रेडिट्स का मतलब 7 फुल सब्जेक्ट्स आप फिलोसफी डिपार्टमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा, आप पढ़ेंगे तो मेजर आपको डिग्री में मिलेगा ऑनर्स इन साइकोलॉजी, माइनर इन फिलोसफी। तो आप दो चीजें कर सकते हैं ना। अब आप देखिए, अब पुराने टाइम में तो अलग डिग्री में रजिस्टर करके करना पड़ेगा ना, कि आपको अगर करना है ग्रेजुएशन दूसरा तो शुरू से शुरू होना पड़ेगा। हाँ जी, और फिर आप एमए कर सकते हैं। आर्ट्स में तो क्या है, वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी काफी है। साइंसेस बड़ी, साइंस में ज्यादा थोड़ा रिजिड रहते हैं, और डॉक्टर साहब का मेडिसिन, ये बड़े मतलब साइलोज वाले हैं, किसी को घुसने नहीं देते और देखने भी नहीं देते अपने अंदर। तो अभी शिक्षा नीति कहती है यार देखने दो ना थोड़ा उसको, बच्चे के इंटरेस्ट को समझो और उसके हिसाब से उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो इनोवेशन भी होगा। क्योंकि जब हम मन से कोई चीज करते हैं ना तो हम आवर्स में नहीं दिखते। ये पढ़ाई का काम 9 से 5 वाला नहीं है, टीचर का काम भी 9 से 5 वाला नहीं है। अगर टीचर घड़ी देखकर ही सारा काम करेगा तो मैं समझता हूँ वो टीचर टाइप ही नहीं, उसको टीचिंग में आना नहीं चाहिए। भाई तुम गलत आ गए। आप यूनिवर्सिटी के काफी प्रोफेसर यहाँ पर हैं, और आप कह रहे हैं कि टाइम देख के काम नहीं करना है, तो सीधा शिकायतें आपके पास उनकी अभी आ सकती है। पर मैं सही कह रहा हूँ कि आपका क्या है कि आप बाई चांस आ गए, बाई एक्सीडेंट यू आर ए टीचर, तो आप अपना जगह बदल सकते हैं और कोई प्रोफेशन में जाइए ना। ठीक है, ये क्या है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल सर। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डॉक्टर वर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा इस चीज को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। जी, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी सब्जेक्ट की जानकारी देते हैं, अभी तक हम ये देखते थे कि किताबी ज्ञान ज्यादा दिया जाता था, जी, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान कम दिया जाता था। बट अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस बात को साथ में लेकर के आ रहे हैं। जी, आपकी यूनिवर्सिटीज को आप संभालते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर क्या फोकस है और कैसे उस बच्चे को आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेकर आते हैं और इसका फायदा क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम है, देखो मेडिकल के जितने भी प्रोग्राम है, वाई डॉक्टर्स आर इंडियन डॉक्टर्स आर सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वाई नर्सेज आर सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑल दोज प्रोग्राम्स वर स्किल एम्बेडेड। क्योंकि जितनी भी हमारी हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स हैं वो स्किल से ही हैं। साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मान सकता हूं सर आपको। बट बाकी जो प्रोग्राम थे प्रेडोमिनेटली पहले थ्योरेटिकल थे, पर अभी जो नया सिस्टम आया है उसमें उनकी इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप एम्बेडेड है, उनके प्रोग्राम के बाद उनको इंटर्नशिप करनी है। तो वी हैव एवरी प्रोग्राम, द डीन, we have a system where they place the student, they send the student to, जैसे environment management का स्कूल है, कॉलेज है, फैकल्टी है, तो वहाँ के बच्चे environment related इंडस्ट्री में जाएंगे। अगर ग्रेजुएट लेवल है उनको इंटर्नशिप करनी है 6 months की। सो ऑल प्रोग्राम्स डिपेंडिंग ऑन अ प्रोग्राम दे हैव टू होन देयर स्किल्स। सो and it varies from program to program because there are humanities के प्रोग्राम है। मेरी यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज बहुत कम हैं, तो उनको भी स्केल अप करना है। उनके कल्चरल प्रोग्राम है, उनकी पेंटिंग कंपटीशन है, उनके इस तरह के प्रोग्राम है, सो दैट द स्टूडेंट, इट इज सेड दैट व्हाट इज डन with the hand goes to your heart. So today, even for recruitment today, all companies are looking for skills. They're not looking for your degree. It's totally changed now. And today, if suppose somebody wants to upskill or reskill, there are micro credentialing. That means you can do a program, you can learn yourself, or you can go for a small short-term certificate and hone your skills. So it has to be a lifelong, it has to be a continuous process. हमारे साथ अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्री इस प्रोग्राम में रहे। एक कॉमन बात उनकी बातचीत से निकल कर आई कि हम बच्चों को जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनाना है। सुनने में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है सर, बट इसके पैरेलली पॉलिसीज को काम करना पड़ता है कि जॉब गिवर अगर आप बना रहे हैं तो वो मार्केट बना रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। उस बारे में डॉक्टर राव मैं आपके पास में आऊँगा, लेकिन उसके पहले भाषा की महत्ता के बारे में मैं आप जानना चाहूँगा आपसे कि करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या भाषा की प्रवृत्ति के बदलाव की ज़रूरत है
जिस भाषा में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि अगर आप अपनी मदर टंग में किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप बेहतर पढ़ पाते हैं, बजाय इसके कि आप ऐसी भाषा में पढ़ें जो कि पहले आप भाषा सीखें उसके बाद पढ़ाई करें। This is a very, very important question that you wanted me to address. The answers are multiple, but I would like to focus on the particular university where I am working as the Vice Chancellor. You know, we are a language university. Hindi University, of course, the name is Hindi University, and we have one MA program in Hindi. Also, we have MA in Translation Studies. We have MA in History and Political Science, and also are doing multiple MA courses, as I already told you. In the previous session, we were talking so much about the NEP. If you look at the NEP document carefully, the 67 pages of the document, the word language has been used 202 times. So the government of India is giving so much importance to languages. Languages like family languages, state languages, and official languages, and international languages, and translation is the key. So we give a lot of importance to translation studies as well. In our university, in Hindi University, recently the MA Translation Studies students told me that, ma'am, the placements in our department is much less than the placement of other departments. Then I did some need assessment survey, and I found that there is no UGC NET examination in translation studies. Right? So for any discipline, an MA program and then one UGC NET examination in the same discipline may lead to better placement. So while I sent a letter to the UGC to introduce UGC NET in translation studies, which may take little time, in the meantime, I divided the MA translation studies program to multiple courses, like 6 months certificate courses, multiple entry and exit options are there. Then 1 year diploma in translation studies without designing any new program. Taking out a few courses from the existing MA, we designed one diploma in translation studies. And then the second year, which will be like lateral entry. People having diploma in translation from any other university can also join the second year courses, and then they will be given MA in translation studies. And I'm happy to share with you that very recently, last week itself, couple of our students had placement, they got placement as Rajbhasha Adhikari in some very important central government institutions, because they have done, diploma in translation studies and then MA in translation studies. So, empowering our students is the key. The NEP talks more about flexibility, inclusivity, accountability. And then we are opening a center for placement, then center for classical languages. सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बीच में? आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ। So these centers are going to help our students for placement and for better exposure. In the beginning, Professor Singh told that when he became a vice chancellor some 11 years ago, he talked to some seniors and some people who are already vice chancellors. So the day I became a vice chancellor, he was the first one who I called. आपने क्या सलाह दी थी उनको सर? खुद ही बताएंगे क्या सलाह दी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जहाँ गए हो अच्छा करो, कंट्रीब्यूट करो। पर मैं एक बात कह रहा हूँ, जो प्लेसमेंट वगैरह को भी ना हमने, ऑल्दो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ना इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं। ट्रेनिंग और एजुकेशन में कुछ तो अंतर होगा ना। बिल्कुल। विश्वविद्यालय इसलिए नहीं बनाए गए कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग दें। हमें मेडिकल साइंस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि इन्होंने प्रैक्टिस ओरिएंटेड टीचिंग को रखा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बच्चा कॉन्वेंट से पढ़ के आया है, उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ग्राउंड रियलिटी है। अब वो BA इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन करता है। मैडम है इसलिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। अब क्या होता है, कॉन्वेंट वाले को एक एज है उसमें, पर आप उसे इंग्लिश तो सिखाते ही नहीं ना पूरे ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में। आप तो उसको लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, शेक्सपियर पढ़ाओ, ये पढ़ाओ। वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। हिंदी का बच्चा हिंदी ठीक से लिख नहीं पा रहा है, जो कि उससे एक्सपेक्टेड है। ये है स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो स्किल बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना। तो ये जो शिक्षा में थोड़ा अभी लेकिन एफर्ट लगा रहे हैं, इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इंग्लिश वालों को भी बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान करो इस बात पे कि लिटरेचर की इतनी आवश्यकता नहीं है। जिसको एक बार इंटरेस्ट आ गया, अंदर से आग आ गई, वो खुद पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा। और सेल्फ स्टडी जो चीज है ना, वो इतनी अच्छी चीज है। वो भी एक ना नया आइडिया होना चाहिए शिक्षा में कि सेल्फ स्टडी बेस्ड कोर्सेज, कि आप जब मेरे को रुचि आएगी तो मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तब जाकर समझ आती है, जब आप कॉलेज पास आउट कर चुके हो तो तब समझ आती है। और आपको आदत डालते ही नहीं उसमें। अभी तो टीचर ने जो पढ़ा दिया, अभी मेरे पास बहुत सारे, लास्ट बात बोलता हूँ जी, बहुत सारे बच्चे आते हैं
कहते हैं सर क्लासरूम्स ना बड़े बोरिंग हैं, मन नहीं लगता, मन भागता है, टीचर एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है ना। इसी कारण से एक फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट आया, जो कि हमें ना मीडिया से सीखने की जरूरत है। टीचर्स को, जो मेरे बैठे हैं टीचर्स, उनको भी बोलता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और उस 1 मिनट में मैक्सिमम कवर करना और इम्पैक्ट देना है। आपके पास 45 मिनट्स हैं, आप उसको खींचे जा रहे हो, तो वो जो एक कंसाइज है ना, इसी कारण से आजकल नया सिस्टम है फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट। इस पे आइडियाज पे बात हो रही है, तो टीचिंग पेडागोजी पे भी तो बात होनी चाहिए कि पढ़ाया कैसे जाए, जितना चल गया वो चल गया। जी। आज टेक्नोलॉजी है, सब चीजें हैं कि आप अपना वीडियो बनाइए 10 मिनट का, जो आपने क्लास में पढ़ाना है, बच्चे को 3 दिन पहले दे दीजिए। एक्सपेक्टेड ये होगा कि बच्चा उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखकर क्लास में आ रहा है, तो उसमें इंफॉर्मेशन है वो। और उसके बाद एक क्विज ले लीजिए छोटा सा कुछ, ताकि बच्चा ने जो पढ़ा है क्लासरूम को इंटरैक्टिव करने की जरूरत है। इंटरेक्टिव लो क्लासरूम को। हालांकि ये सब्जेक्ट ऐसा है सर कि हम लोग पूरा दिन बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस मंच पर आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमने की हैं अपने अपने एमिनेंट लोगों के साथ में, वो बातें आगे भविष्य में बहुत कारगर भी साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।